अभी जिस जगह के अंदर मैं हूँ यहाँ पे सरदार उधम सिंह जी की अस्थियाँ रखी हुई हैं दफना के ज़मीन में, क्योंकि जब उन्होंने लंदन में जाकर माइकल ओडायर को मारा, उसके बाद उनको सज़ा दी गई। तो उस सज़ा के 27 साल बाद उनकी जो अस्थियाँ थी वो भारत वापस लाई गई, और यहाँ पे उनका एक हिस्सा इस जगह पे दफनाया गया है। मेरे पीछे जो आपको जगह दिख रही है इसके अंदर। अभी तो मैं एक गुरुद्वारे से निकल के आया हूँ जिसका नाम है मोतीराम मेहरा का गुरुद्वारा। मोतीराम मेहरा वो थे जिनके बारे में मैंने फतेहगढ़ साहिब पहुँच के आपको बताया था। तो उस गुरुद्वारे में वही गिलास पड़े हैं जिनमें से साहिबजादों को दूध पिलाया गया था। अब मैं अगली जगह की तरफ जा रहा हूँ रेल की पटरी से, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है, इसलिए कोई भी रास्ता लेना पड़ता है। ये रिस्की रास्ता है, ट्रेन कभी भी आ सकती है, पर ठीक है, लोग समझदार हैं, दाएं बाएं हो जाते हैं जब भी ट्रेन आती है। अभी मेरे सामने की तरफ फतेहगढ़ साहिब का रेलवे स्टेशन है। अभी मैंने रास्ता चेंज कर दिया क्योंकि वहाँ पे वैसे भी ज़्यादा भीड़ है और वहाँ से निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए मैं खेतों के बीच से जा रहा हूँ और यहाँ से शायद जल्दी भी पहुँच जाऊँ। अभी मैं जिस जगह पे जा रहा हूँ वो है दीवान टोडरमल की हवेली, जिसको जहाज़ हवेली भी कहा जाता है, क्योंकि दीवान टोडरमल वो थे जिन्होंने छोटे साहिबजादों के संस्कार के लिए ज़मीन खरीदी थी, जो दुनिया की सबसे महंगी ज़मीन है, जो मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में भी बताया था। उन्होंने ज़मीन खरीद ली, छोटे साहिबजादों का संस्कार भी किया, पर सबसे बड़ी बात जो हुई कि उनकी भी शहीदी हुई, उनके भी परिवार को शहीद कर दिया गया। फतेहगढ़ साहिब में सिर्फ छोटे साहिबजादे, माता गुजरी जी, मोतीराम मेहरा, टोडरमल जी, सिर्फ इनकी शहीदी नहीं हुई। जब बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने सरहंद को फतेह किया और फतेहगढ़ साहिब बसा दिया, तो यहाँ पे खालसा राज कायम कर दिया, पर उनके साथ जो 6000 सिख योद्धा शहीद हुए, उनकी भी शहीदी इतनी बड़ी यहाँ पे हुई है, क्योंकि फतेहगढ़ साहिब जब हम माथा टेकने जाते हैं अंदर, तो उनका भी स्थान एक तरफ बना हुआ है, तो आप वो भी ज़रूर देखें जो भी फतेहगढ़ साहिब जब भी आ रहा है। पंजाब के जितने भी गाँव हैं ना, पंजाब में जितने भी गाँव हैं, तकरीबन उन सब गाँव में से यहाँ पे लोग आते हैं, ट्रैक्टर ट्रालियों में आते हैं, गाड़ियों में आते हैं, ट्रक्स में आते हैं। तो हर एक गांव वाला अपनी तरफ से यहाँ पे लंगर लगाता है, उनको अपनी जगह दी जाती है। अगर आप शहादत के दिनों में यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि कितनी यहाँ पे भीड़ है, कितनी ज़्यादा संगत है, लोग कितने ज़्यादा साहिबजादों से मोहब्बत करते हैं, इतनी श्रद्धा से यहाँ पे एक दूसरे को लंगर खिलाते हैं, एक दूसरे की सेवा करते हैं। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपकी कोई मदद नहीं करेगा। यहाँ पे अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ रही है तो जो लोग होंगे आपके आसपास, आप उनसे मदद मांगोगे तो आपको झटपट मदद मिल जाएगी और वो पीछे नहीं हटेंगे आपकी मदद करने से। टोडरमल की हवेली तो मैं पहुंच गया। यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन है हवेली, क्योंकि ये काफ़ी साल पुरानी है, इसीलिए ये काफ़ी टूट भी गई थी भूचाल की वजह से या और चीज़ों की वजह से, पर अब इसको रिस्टोर किया जा रहा है उसी पुराने तरीके से जैसे पुरानी हवेली बनी हुई थी। टोडरमल की हवेली के अलावा इस शहर में और भी काफ़ी पुरानी इमारतें हैं जो मुग़ल हुकूमत के दौर की हैं। अभी मैं टोडरमल की हवेली जो है उसकी दीवार के साथ साथ चल रहा हूँ, क्योंकि दीवार का इनका काम कंप्लीट हो गया है, अब अंदर से बन रही है, शायद तकरीबन 1 साल लगेगा इसे बनने में, तो उसके बाद ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी और लोग फिर उसे देखने आ सकेंगे। क्योंकि जब भी जिस साल भी हम यहाँ आते थे पहले ये खुला होता था, इस बार ये अंडर कंस्ट्रक्शन है इसीलिए इसको बंद किया गया है, कोई भी अंदर नहीं जा सकता, इसीलिए तो मैं आपको ये बाहर से ही दिखा पाऊँगा, अंदर से नहीं दिखा पाऊँगा। लो जी, हमारे चैनल के सब्सक्राइबर मिल गए हमें। चैनल हिंदी में है पर ये पंजाबी बंदे हैं। पहली लोकेशन पे तो मैं पहुंच गया। देखने से पता चलता है कि कितनी पुरानी इमारत है, क्योंकि छत का काफ़ी वो उतर चुका है, जो सीमेंट वगैरह पुराने ज़माने का लगा हुआ है। बाकी सीढ़ियाँ हम ऊपर जाकर देखते हैं। इस तरह के अंदर कब्रें बनी हुई हैं, 2 कब्रें हैं इसके अंदर, और फिर दूसरे मकबरे में देखेंगे वहाँ पे भी शायद होंगी।
ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा ऊंची हैं। अभी तो मैं मकबरे के अंदर खड़ा हूँ। जो दूसरा मकबरा है वो मेरी लेफ्ट की तरफ है और ये काफ़ी मजबूत बिल्डिंग है। मुझे लगता है ये 100 साल से ज़्यादा अभी भी टिकी रहेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा मजबूत है और इसके टूटने का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ दरारें हैं वो भी हल्की हल्की सी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मकबरे की मैं बिल्कुल टॉप पे आ गया और मेरे सामने की तरफ दूसरा मकबरा दिख रहा है यहाँ से, क्योंकि ये काफ़ी मजबूत बिल्डिंग है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया। पर ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि पुरानी इमारतें, उनको प्रिजर्व रखना चाहिए। अगर हम इतिहास की बात करें तो इमारतों से ही पता चलता है कि कौन सा इतिहास कहाँ पे था, प्रूफ के तौर पे। अगर हम बात करें कि ये मकबरे किस तरफ बने हुए हैं, जब भी आप फतेहगढ़ साहिब आओ तो आपको टोडरमल की हवेली के पीछे की तरफ जाना पड़ेगा। वहाँ पे ये सभी मकबरे बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ इर्द गिर्द सभी खेत ही हैं, इमारतें नहीं हैं। तो ये खेतों के बीच में है। उस टाइम शायद यहाँ पे शहर होता हो, कुछ कह नहीं सकते क्योंकि आज के टाइम पे सबूत नहीं है। क्योंकि जब सरहंद को बंदा सिंह बहादुर ने फतेह किया था तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने हुक्म किया था कि जुल्म का कुछ भी बचना नहीं चाहिए सब। तो उसी हिसाब से अब ये कुछ मकबरे बचे हैं यहाँ पे, और टोडरमल की हवेली है और एक इमारत और है जो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। और बाकी यहाँ पे संगत काफ़ी आ रही है, क्योंकि जो भी दर्शन करने आता है तो तकरीबन यहाँ पुरानी इमारतों को देखने आते हैं, खास करके यंग जनरेशन, क्योंकि बुज़ुर्ग लोगों को यहाँ पे थोड़ा आना भी मुश्किल है क्योंकि खेतों के अंदर है ना, गांव के अंदर है, इसीलिए तो यंग जनरेशन थोड़ी ज़्यादा जोश में होती है, इसीलिए वो आते रहते हैं। अभी मैं मकबरे के बिल्कुल सबसे टॉप वाले फ्लोर में हूँ, क्योंकि ये जो मकबरे हैं इनकी छत बिल्कुल सीधी नहीं होती है, ये गोलावट में होती है, ऊपर की तरफ उभरी हुई। तो यहाँ से देख के पता चल सकता है। और इसमें काफ़ी छोटे छोटे छेद भी हैं, उस टाइम पे शायद ये हवा के लिए हों। अब मैं शागिर्द के मकबरे की तरफ आ गया, क्योंकि ये उससे भी ज़्यादा बढ़िया बना है। वो शागिर्द के जीतने की वजह यही थी कि उसने अपने उस्ताद से पहले ये मकबरा बना दिया था और अपने उस्ताद से बढ़िया बनाया था। ये वाला मकबरा है भी वो पिछले मकबरे से काफ़ी ऊंचाई पे है, क्योंकि इसका रास्ता अलग है, उसका रास्ता अलग था। ये शायद 4 मंजिल है, वो 3 मंजिली का था। अगर हम देखें इसका अंडरग्राउंड पोर्शन भी है। मे बी ये रास्ते पहले पुराने समय में खुफिया रास्ते भी निकलते हों, क्योंकि राजाओं के टाइम पे उनके कोई ना कोई खुफिया रास्ते होते थे कहीं ना कहीं जगह से। यहाँ पे सभी अंदर घुस रहे हैं, क्योंकि अभी मैं अंदर हूँ, यहाँ पे कोई भी लाइट नहीं है। तो ये चीज़ें मेरे हिसाब से पहले या तो फिर कैद करने के लिए या किसी को भी बंदी बनाने के लिए ये चीज़ें यूज़ होती होंगी डेफिनेटली। तो हम ऊपर की तरफ चलते हैं, ऊपर का देखते हैं कि ये रास्ता है तो काफ़ी खतरनाक, क्योंकि कुछ नहीं दिख रहा, पैर अटक के गिर भी सकते हैं। इस मकबरे के अंदर 4 कब्रें हैं, जो पिछला मकबरा था उसमें 2 कब्रें थी। तो अभी ये तो पता नहीं चल सकता कि ये किसकी कब्रें हैं, इनमें से शागिर्द कौन था। वैसे तो ये इमारतें काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं, इन इमारतों को अगर आप तोड़ना भी चाहें तो आपको बहुत ज़्यादा लंबा वक्त लग जाएगा तोड़ने में ही। तो जैसे अब ये है, ये पतली ईंटें हैं उस ज़माने की, तो इनके लोगों ने इनमें से सीमेंट निकाल निकाल के, क्योंकि ऊपर वाला बिल्कुल ठीक है, जहाँ जहाँ तक लोगों के हाथ जा रहे थे तब तक उन्होंने निकाल के बीच में से इसको ख़राब किया हुआ है। इन चीज़ों को वैसे ख़राब नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है इस टाइम पे, और दूसरी बात ये अच्छी लगती हैं। अगर आप किसी भी पुरानी इमारत को देखोगे कहीं पे जो खड़ी है तो आपको बहुत बढ़िया लगेगी। मॉडर्न जो घर वगैरह बन रहे हैं तो उनमें शायद वो खूबसूरती नहीं होती है ज़्यादातर जो इनमें होती है। अगर हम इनकी दीवारें देखें तो ये आप समझिए कि मेरे हिसाब से 5 से 7 फुट चौड़ी हैं, इतनी चौड़ी दीवारें हैं। क्योंकि इतना चौड़ा बनाने का मकसद था एक तो पुराने ज़माने में कि इसमें जो मौसम रहता था, गर्मियों में ये ठंडी रहती थी और सर्दियों में ये गर्म हो जाती थी। और ऐसा ही इनमें मटेरियल भी डाला जाता है जो इसके बीच में लगा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि ये आज का सीमेंट नहीं है,
ये इसको चूना बोला जाता था पुराने ज़माने में, और काफ़ी और चीज़ें भी हैं इसके अंदर। अभी लोगों ने इसे ख़राब कर रखा है जगह को काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि सभी जो भी यहाँ पे आता है वो अपना नाम लिख देता है, क्योंकि इसकी इतनी देखभाल भी कम होती है। पर ये बहुत ज़्यादा मजबूत है। इस मकबरे के बाद हम सामने की तरफ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे भी दो छोटे मकबरे हैं, क्योंकि वो मैंने पहले भी देखे हैं, पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा क्योंकि उसके अंदर जो कब्रें हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। बेसिकली इन दोनों मकबरों को उस्ताद और शागिर्द का मकबरा कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों में मुकाबला हुआ, क्योंकि ये उस्ताद और शागिर्द थे, उन्होंने मुकाबला रखा आपस में कि कौन बढ़िया इमारत को बना पाएगा। तो उस्ताद से उनका शागिर्द जीत जाता है। तो मैं इस वक्त मैं शागिर्द के मकबरे में खड़ा हूँ, और मेरे सामने वाले तरफ है उस्ताद का मकबरा। अभी मैं तीसरे मकबरे की तरफ पहुंचने वाला हूं, क्योंकि काफ़ी नज़दीक आ गए। यहाँ पे टोटल 5 मकबरे बने हुए हैं, एक ज़्यादा दूर है इसीलिए मैं वहाँ पे नहीं गया। अभी तीसरे मकबरे के अंदर जाके देखेंगे ये कैसा लग रहा है। बाकी तीसरे मकबरे के अंदर तो मैं आ गया। इसकी छत टूटी हुई है, आधी छत है, फिर भी ये आधी छत खड़ी है, क्योंकि अगर आजकल के घरों की छत टूट जाए तो वो ज़्यादा देर टिकेगी नहीं। मेरे हिसाब से 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं, नीचे गिर जाएगी। और इसके अंदर 3 कब्रें हैं, और मेरे हिसाब से तो ये सभी इंसानों की है, क्योंकि जब जो चौथा मकबरा है आगे जिसमें मैं जाऊंगा, वो एक इंसान की है और उसके साथ एक जानवर की कब्र बनी हुई है। जो भी ज़मीन के नीचे से पानी आता है ना, वो आपको सबसे ज़्यादा टेस्टी लगेगा, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स होते हैं। पानी पी के मैं वहाँ से निकल तो आया। अब आगे की तरफ चलते हैं, क्योंकि एक मकबरा रह गया, और उसके बाद हम आगे चलेंगे, क्योंकि शहर के अंदर 2-3 जगह रह गई हैं बाकी जो इम्पोर्टेंट है। बाकी अगर हम डिटेल में जाएंगे काफ़ी, तो यहाँ पे बहुत कुछ है अगर देखना चाहे तो इंसान। यहाँ पे सीढ़ी नहीं है, क्योंकि ये आधे से ज़्यादा ही सीढ़ी है, और सभी छत पे चढ़े हुए हैं और धीरे धीरे उतर रहे हैं। पर इसकी ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंचा भी है। अभी मैं चौथे मकबरे के अंदर खड़ा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 कब्रें दिखेंगी आपको। ये जो पहली कब्र है ये इंसान की कब्र है, और ये दूसरी कब्र है ये घोड़े की कब्र है, क्योंकि ये काफ़ी ऊंची भी बनी हुई है। हेलो, इतना आ जाओगे तुसी? शमशेर पंजाब वीर दा चैनल करो सब्सक्राइब। इन मकबरों के अंदर आपको कलाकारी काफ़ी दिखेगी, क्योंकि अलग अलग तरह की, क्योंकि कोई और चीज़ नहीं है, ईंटें ही हैं, ईंटों के अलग अलग तरीके से बनाया हुआ है। इन कब्रों को देख के एक और चीज़ समझ में आती है कि अगर आज के टाइम पे हम ऐसी चीज़ें बनवाने की कोशिश भी करें ना, तो वो अगर हम आम घर 1 करोड़ में एक घर बन जाता है, तो इसकी कीमत उससे 3-4 गुना ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें ईंटें ही इतनी ज़्यादा है ना, और इसको वक्त भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि 3-3, 4-4 फीट से ज़्यादा चौड़ी दीवारें हैं। तो उसी हिसाब से टाइम लगता है, उसी हिसाब से लोग लगते हैं। अभी मैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे पहुंच गया। ये सदना भगत जी रहे हैं पुराने ज़माने में, तो उनकी जगह है, क्योंकि सदना भगत वो थे, क्योंकि गुरबानी में 15 भक्तों की वाणी है, तो उनमें से 15 में से एक सदना जी भी है, क्योंकि ये सबसे पहले भगत बनने से पहले ये कसाई का काम करते थे। तो धीरे धीरे उनकी बिरती भगवान से जुड़ती रही, और ज़िंदगी में कुछ वाक़या भी ऐसे हुए, तो वो उन भक्तों की श्रेणी में आ गए जो इस टाइम गुरु ग्रंथ साहिब में विराजमान है। क्योंकि बेसिकली ये है तो ये मस्जिद है, और अगर आप देखोगे ना पुराने ज़माने में कोई पुराने ज़माने का घर है, पुराने ज़माने की मस्जिद है, गुरुद्वारा है, कोई भी जगह ऐसी है, तो वहाँ पे आपको कुएँ ज़रूर मिलेंगे। कुओं के साथ आपको नल भी मिलेंगे, जिसको पंजाबी में नलका भी कहा जाता है। ख़ास चीज़ें हैं पंजाब की धरोहर की।
इस टाइम सभी अपने घरों को वापस जा रहे हैं, तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई है क्या ये समझिए कि अगर आप खड़े भी हो जाओगे तो आपको धक्के पड़ेंगे। इसीलिए जिस तरफ को दिशा मिलती जाए उस तरफ चलते जाओ। फतेहगढ़ साहिब में जब शहीदी दिवस चल रहे होते हैं तो उसमें एक स्पेशल कम्युनिटी आती है जो कि आप समझिए कि सिख रिलीजन का सबसे अहम हिस्सा, सबसे ज़रूरी हिस्सा माना जाता है, क्योंकि वो एक ऐसी कम्युनिटी है जिनके पास सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोबिंद साहिब जी का वरदान है। क्योंकि उनको वरदान दिया गया था कि आप लोग इतने मेहनती और इतने सच्चे हो कि आप ऐसे शस्त्र बनाओगे जो दुनिया में कोई भी नहीं बना पाएगा। तो उस कम्युनिटी को कहा जाता है सिकलीगर सिख, जिनका ओरिजिन बेसिकली राजस्थान से है। क्योंकि जब सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोबिंद पातशाह पहले जब उन्होंने जंगें शुरू की, पहले सबसे पहले तो जो शस्त्र वो बनवाते थे वो बेसिकली मुसलमानों से बनवाते थे। पर उनमें से जब मुसलमानों ने थोड़ी खोट करनी शुरू कर दी और ख़राब शस्त्र बना के देने लगे मुग़लों के हुक्म पे, तो सच्चे पातशाह ने सोचा कि हमें अपने कारीगर चाहिए होंगे। तो उस हिसाब से गुरु पातशाह ने सिकलीगर सिखों को ये वरदान दिया कि आपके बच्चे जन्म से ही शस्त्र बनाना शुरू कर देंगे, उनके पास ऐसी कला होगी जो दुनिया में किसी के पास नहीं होगी। इसीलिए उस कम्युनिटी को सिखिज़म में बहुत ज़्यादा अहम माना जाता है। इसीलिए वो आपको सिखों के हर एक समागम पर मिलेंगे, जैसे कि अभी अभी फतेहगढ़ साहिब का हुआ, या दशहरे का होता है समागम, या दिवाली बंदी छोड़ दिवस का समागम होता है। वैसे वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बाबा जी साडी सिकलीगर जी फौज हैगी है, बाबा बचेतर सिंह ने सानू वरदान दिता है। असीं लोहे का काम है, लोहे च जीना है, लोहे च मरना है, लोहा असीं खाना है तो लोहा साडा पीना है। वाहिगुरु जी का खालसा ते श्री वाहिगुरु जी की फतेह। आप थानू एक सवाल में दसना चाहुंदा, सानू बाबा बचेतर सिंह ने एक वरदान दिता सी, वो आखदे सी तुसीं सोना चाहिदा जिन्ना मर्जी चक्को। असीं चक्कन लगे थोड़ा जिवें साडा एक सवाल गलत निकल गया मुंह च नुक लियो, तो वो सोना लोहे च बदल गया सारा। तो बाबा बचेतर सिंह ने आखता थोड़े लिए सारा लोहा है, तो असीं लोहा नूं ओनू जिवें सफाई च जिवें असीं आ सफाई च करदे आ, तो बाबा बचेतर सिंह ने यह फड़ के देखिया, ओनू शिकल दिखी अपने लोहे च। वो कह रहा है तुसी शिकल करनी, शिकल गर सीखो तुसी, ओनू शिकल दिखी तां। तो उत्थे उन्होंने आखता वरदान दिता तुसी आही काम करोगे, बरछे भाले दातर उर्तर गंडासे ते अपनी तलवारा छुरिया जो मर्जी बनाओ, आ वरदान देता अपनू। वाहिगुरु जी का खालसा ते वाहिगुरु जी दी फतेह। अब मैं अपने सफ़र के आखिरी पड़ाव तक पहुंच गया हूं, क्योंकि ये लास्ट जगह है जो मैं आपको दिखा पाऊंगा। क्योंकि ये है किताबों का मेला, जो यहाँ पे हर साल ऐसे ही लगता है। क्योंकि ये यूनिवर्सिटी के अंदर लगता है, जो फतेहगढ़ साहिब की यूनिवर्सिटी है, जिसका नाम है श्री गुरु ग्रंथ साहिब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। फतेहगढ़ साहिब की शहीदी सभा का हमारा आज का व्लॉग तो यही तक है। तो हम आपसे अगले व्लॉग में मिलेंगे, और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको पंजाब के रिलेटेड, ट्रैवल के रिलेटेड और सिखिज़म के रिलेटेड, इन तीनों बेसिक चीज़ों के रिलेटेड आपको यहाँ पे व्लॉग भी मिलेंगे, एंटरटेनमेंट भी मिलेगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।